हेलो डियर्स, आरजे सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। तो चलिए हम कल की क्लास का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास का रिवीजन मुश्किल से 5 मिनट में हो जाएगा। तो क्या हुआ था, विंटरनेस ने ऋग्वैदिक काल के समय का निर्धारण किया था। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? आर्यों की भौगोलिक स्थिति। आर्यों की भौगोलिक स्थिति के अंदर विभिन्न लोगों ने अपने अपने मत दिए थे। तो किन किन ने क्या क्या मत दिए थे, तो उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने क्या बताया था तो कि आर्य कहाँ से आए थे? तो आए थे तिब्बत से। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव में। और उत्तरी ध्रुव में आए थे, इस बात की जानकारी कौन सी पुस्तक में दी थी उन्होंने? तो उस पुस्तक का नाम है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर पेनका व हर्ट नामक 2 व्यक्ति थे जिन्होंने क्या बताया था कि आर्य की उत्पत्ति, मतलब आर्य जो भारत के अंदर आए थे, कहाँ से आए थे? वो जर्मनी से आए थे। उसके बाद एल डी कल्ला का मत आता है। तो एल डी कल्ला ने क्या बताया था कि आर्य कहाँ से आए थे? कश्मीर से आए थे। ठीक है। उसके बाद गंगाधर झा ने क्या बताया था? तो गंगाधर झा ने बताया था कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य भारत से। ठीक है, यानी ब्रह्म ऋषि देश से एक। ठीक है। उसके बाद लास्ट का एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर ने क्या बताया था कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है। ठीक है। और सर्वाधिक मान्य मत किसका था? मैक्स म्यूलर का, कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है। आर्य आरंभ में मैंने बताया था, आर्य आरंभ में कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव के अंदर। ठीक है, सप्त सैंधव में बस गए थे। उसके बाद सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। ठीक है। और ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को क्या बताया गया है? नदीतमा। ठीक है। और ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों की क्या क्या नाम है? तो उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक तो प्राचीन नाम और उसका आधुनिक नाम। तो प्राचीन नदियों के नाम कौन कौन सी नदियों के मिलते हैं? विपाशा, शतुद्री, वितस्ता, पुरुषणी, रावी, पुरुषणी, अस्किनी, ये नाम है प्राचीन नाम। तो विपाशा का क्या नाम था? वैसे विपाशा, वैसे व्यास। स से शतुद्री, स से सतलज, वितस्ता झेलम, पुरुषणी रावी, और अस्किनी और चिनाव। तो विपाशा का प्राचीन नाम इसका था विपाशा। ठीक है। तो विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? व्यास नदी। शतुद्री का क्या है? सतलज नदी। वितस्ता का क्या है? झेलम नदी। पुरुषणी का क्या नाम है? रावी नदी। और अस्किनी का चिनाव नदी। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद में जो अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी किया गया है, बताया था मैंने। ऋग्वेद में एक इम्पोर्टेंट पर्वतमाला थी। कौन? उस पर्वतमाला का क्या नाम था? उस पर्वतमाला का नाम था मुजवंत पर्वत, जो कहाँ पे है? हिमालय के अंदर। ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है ना। और उसके अंदर यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो यमुना नदी का उल्लेख मिलता है उसके अंदर 3 बार, है ना। और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकों के क्या क्या नाम थे? बाल गंगाधर तिलक की 2 पुस्तकें थी, मैंने बताया था नाम। कौन कौन सी थी? एक बाल गंगाधर तिलक की टोटल 3 पुस्तकें हो गई है। तो कि एक तो उत्तरी ध्रुव आर्य आए थे। तो ये बात किस पुस्तक के अंदर लिखी हुई है? तो उनकी पुस्तक का नाम था आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। एक तो ये पुस्तक हो गई उनकी। 2 पुस्तकों के नाम हो रहे हैं, एक तो ओरियो, ठीक है, और वही पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। यानी 2 ही पुस्तकें लिखी थी उन्होंने। सॉरी, गलती से बोल दिया, 3 पुस्तकें। ठीक है। उसके बाद अपन ने इतना पढ़ा। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? आर्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे में स्टडी की थी। तो ये हमने पढ़ ही लिया। अब अपन पढ़ते हैं आर्यों की राजनीतिक स्थिति। ये भी अपन ने देख लिया। तो अब इसका भी रिवीजन करते हैं। तो उस टाइम मुझे एक बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, राजा का पद कैसा था? वंशानुगत नहीं था। ठीक है। यानी कि राजा कैसा बनता था? यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। यानी कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति था वही राजा बनता था। ठीक है। और राजा को क्या बोलते थे? तो राजा को बोलते थे गोप, यानी जनस्य गोप कहा जाता था। ठीक है। राजा का पद कैसा था? गरिमामयी पद नहीं हुआ करता था। ठीक है। और कालांतर में ऋग्वैदिक काल है, उसमें उसके अंतिम समय में गोप का पद कैसा हो गया था? वंशानुगत। ठीक है। ठीक है। गोप का पद यानी राजा का पद कैसा हो गया? वंशानुगत। शुरू में वंशानुगत नहीं था। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वैदिक काल के आरंभ में मतलब कि राजा का पद वंशानुगत था या नहीं। तो ये कथन मतलब वंशानुगत नहीं था शुरुआत में, बाद में ये वंशानुगत हो गया था। ठीक है। राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है। अधिकतर लड़ाइयाँ किससे लड़ी जाती थी? जानवरों से लड़ी जाती थी, बता दिया था मैंने। ठीक है। उसके बाद राजा की सहायक हेतु कुछ संस्थाएं होती थी, जिनके क्या क्या नाम थे?
तो उनके नाम अपन ने पढ़े थे। तो एक तो विद्वत थी, ठीक है। अब विद्वत का जो प्राचीन नाम था, प्राचीन संस्था थी, ठीक है। कुछ संस्थाएं राजा की सहायता है, तो कुछ संस्थाएं होती थी जिनके नाम अपन ने पढ़ लिए थे कुछ एक, तो अब बाकी आगे पढ़ेंगे अपन। तो विद्वत एक प्राचीन संस्था थी उनकी, जो क्या करती थी, विद्वत धन का बंटवारा करती थी। किसका? धन का बंटवारा, यानी जो भी वो लूटते थे, सामान वगैरह जो भी लूटते थे, तो उसका बंटवारा कौन सी संस्था करती थी? वो करती थी विद्वत। उसके बाद आती थी सभा के अंदर वरिष्ठ और कुलीन लोगों का समूह होता था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार मिलता है? 8 बार मिलता है। उसके बाद समिति, यानी कि उसके बाद समिति एक संस्था थी, एक उसके अंदर समिति के अंदर क्या था? तो इस समिति थी जनप्रतिनिधियों का समूह, ठीक है, जिसमें ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार किया गया है? 9 बार उल्लेख, ठीक है। और इस पर एक गुप्तचर व्यवस्था थी। अब एक बात होता है, सभा का उल्लेख कितनी बार किया गया है ऋग्वेद के अंदर? 8 बार। और समिति का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 9 बार, ठीक है। और इस पर एक गुप्तचर व्यवस्था थी ऋग्वेदिक काल के अंदर, ठीक है। तो आइए अपन आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। तो राजा की सहायता के लिए कितने मंत्री हुआ करते थे? तो राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री होते थे, जिन्हें क्या कहते थे? रत्निन, ठीक है। और उसके बाद अगला पद आता है वाज्रपति। ये सॉरी, गलती से ये वाज्रपति, झूठे वाज्रपति लिख दिया था, करेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो इसको सुधार लीजिएगा। तो ये नहीं है, ठीक है। तो झूठे वाज्रपति, ठीक है, मतलब कि ये गलत है, वाज्रपति है, यानी गोचर भूमि का प्रमुख कौन होता था? वाज्रपति, ठीक है। बलि क्या होता था? राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में RS प्री में या फिर कोई भी एग्जाम के अंदर इनके मतलब आ जाते हैं। ऋग्वेदिक काल के अंदर बलि का अर्थ क्या था? तो क्या था? तो राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर, ठीक है। उसके बाद आता था प्रश्न विनाक। क्या करता था? यानी प्रश्न करने वाला, यानी कि प्रश्न कौन कर सकता है? न्याय से रिलेटेड न्यायाधीश, ठीक है। इतना पढ़ लिया, आगे चलते हैं अपन। अब छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो जन को क्या बोलते थे? यानी मैंने एक शब्द बताया था, जनस्य गोपम। जनस्य गोपम का मतलब एक तरीके से राजा, यानी, है ना। जन यानी लोग, जनस्य गोप यानी राजा एक तरीके से। तो राजाओं का मतलब कि लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला, यानी एक तरीके से राजा। तो जन को क्या बोलते हैं? गोप, ठीक। विश्व को क्या बोलते हैं? विश्वपति, ठीक है। और ग्राम को बोलते हैं ग्रामणी, और कुल को बोलते हैं कुलूप, ठीक है। ये शब्द हो गए। जन को क्या बोलते हैं? गोप। विश्व को क्या बोलते हैं? विश्वपति। ग्राम को क्या बोलते हैं? ग्रामणी। और कुल को क्या बोलते हैं? कुलूप। कुल को क्या बोलते हैं? कुलूप। ग्राम को क्या बोलते हैं? ग्रामणी। विश्व को क्या बोलते हैं? विश्वपति। और जन को क्या बोलते हैं? गोप, ठीक है। याद हो गया? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जन को क्या बोलते हैं? गोप। विश्व को क्या बोलते हैं? विश्वपति। ग्राम को क्या बोलते हैं? ग्रामणी। और कुल को क्या बोलते हैं? कुलूप, ठीक है। राजा के मंत्री। अब राजा के मंत्री कौन कौन हुआ करते थे? तो राजा, एक तो राजा होता ही था, और राजा को सहायता करने के लिए, मतलब उसको सलाह देने के लिए कौन कौन हुआ करते थे? तो राजा के मंत्री कौन कौन थे? सबसे पहले आता था पुरोहित, ठीक है। पुरोहित के बाद राजा के सलाह मांगता था तो युवराज। उसके बाद तीसरा कौन था? सेनानी। ये तो सबसे प्रमुख थे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थे, प्रमुख, ठीक है। सबसे प्रमुख कौन थे? पुरोहित, युवराज और सेनानी। ज्यादातर राजा किससे सलाह लेता था? पुरोहित, युवराज और सेनानी से, ठीक है। उसके बाद राजा की सहायता के लिए कौन कौन हुआ करते थे? तो वाज्रपति यानी वज्रापति, वही बात है। तो वाज्रपति गोचर भूमि का प्रमुख, ठीक है। और सुत क्या था? तो रथ को सेना का प्रमुख कौन था? यानी रथ चलाने वाला सुत, ठीक। और पालागल राजा का दूत। पालागल का मतलब क्या बताया इसके अंदर? तो राजा का दूत, यानी उसका मित्र होता था, यानी कि मतलब जो खबरें लेके आता था कि राज्य में स्थिति किस तरीके से राज्य का हाल हो रखा है, किस तरीके से क्या हो रखा है, ये सारी चीज़ें कौन बताता? तो ये पालागल, राजा का दूत, ठीक है। और भागदत्त कौन था? तो भागदत्त था राजस्व अधिकारी, ठीक है। इतना पढ़ लिया अपन। आगे अपन पढ़ते हैं आर्यों की राजनीतिक आर्थिक स्थिति। अपन ने कुछ राजा के मंत्रियों के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन हुआ करते थे। तो राजा के मंत्री थे पुरोहित, युवराज, सेनानी, वाज्रपति किसे बोलते हैं? गोचर भूमि का प्रमुख, 1 नंबर में पूछ सकते हैं। सूत कौन होते हैं? रथ सेना का प्रमुख कौन होता है? सूत, ठीक है। और पालागल राजा का दूत, ठीक, एक तरीके से मित्र। और भागदत्त यानी क्या होता था? राजस्व अधिकारी, ठीक है। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं आर्यों की आर्थिक स्थिति। तो आर्यों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो आर्य कैसा जीवन व्यतीत करते थे? तो
आर्य कैसा जीवन व्यतीत करते थे? तो आर्य यायावर जीवन व्यतीत करते थे। यायावर का मतलब भ्रमण, यानी कि भ्रमण, यानी एक जगह पे नहीं टिकने वाले, यानी कि आज यहाँ है कल कहीं और है। जैसे घुमंतु जाति होती है ना, जैसे बंजारा वगैरह होती है, तो आज यहाँ है कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे। तो यायावर जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है, आर्य शुरुआत के अंदर। और इनके सबसे प्रमुख पशु कौन थे? गाय और घोड़ा सबसे प्रिय पशु थे, ठीक है। तो गाय और घोड़ा सबसे प्रिय पशु थे, इसका मतलब ये है कि उनका उस टाइम का जो टाइम था इतना डेवलप नहीं था। यानी गाय किस लिए पालते थे? मतलब कि एक गाय दूध के लिए, और उनके जो बछड़े होते थे उनको खेती में जोतने के लिए, ठीक है। और घोड़े एक जगह से दूसरी जगह के लिए परिवहन के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसके बाद पशुपालन करते थे, ठीक है। अब पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 24 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंदर कृषि का। इसका मतलब ये है कि कृषि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था उस टाइम का। कई बार पूछ लेते हैं कि एग्जाम में ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 21 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसमें 21 सेपक थे, कितने? उसमें भी 21 प्रकार, यानी 24 बार तो उल्लेख किया गया है कृषि का, और कितनी बार उल्लेख किया गया किसमें? 21 बार, 21 सेपक, यानी उनके भी अंदर टॉपिक, यानी कि एक चैप्टर है उसके अंदर 21 सेपक, इस तरीके से, समझ गए। तो 24 बार उल्लेख किया गया, और उसमें भी कितने सेपक? 21 सेपक। और मुद्रा प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी, यानी वस्तु विनिमय होता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है। इतना बड़ा तो आगे चलते हैं अपन। तो व्यापार में किसका प्रयोग होता था? तो व्यापार में एक निष्क का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो निष्क क्या होता था? तो ये सोने के जवाहरात का प्रयोग एक तरीके से, यानी कि सोने के सिक्के, ठीक है, सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे, ठीक है। और दूरी के लिए गवत्यु शब्द का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो आर्यों की सामाजिक स्थिति, तो आर्य कैसे थे? पितृसत्ताक में संयुक्त परिवार थे। मतलब एक मिनट रुको, तो मैं कुछ फैक्ट आपके क्लियर करवा देता हूँ। ये व्यापार में जो निष्क का प्रयोग करते थे, ये सोने के जवाहरात का प्रयोग है ना, तो ये निष्क कई बार एक एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था पिछली बार RS-प्री के अंदर, कि ये व्यापार में जो निष्क का मतलब कि ऋग्वैदिक काल के अंदर किसका प्रयोग होता था? तो ऑप्शन के अंदर तक कई बार आ जाता है सिक्के और कुछ है, जैसे वस्तु विनिमय तो है ही, ठीक है, और सोने के सिक्के और निष्क और इनका प्रयोग। तो इसमें से क्या आ जाएगा? निष्क, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो दूरी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते थे? गवैतु शब्द का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब आर्य की सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्य कैसे थे? तो आर्य का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में रहते थे, यानी कि पितृ प्रधान, यानी कि पिता प्रधान हुआ करता था, ठीक है। और समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो ऋग्वेद में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और ये पुरुष सूक्त किसके अंदर है? तो ये 10वें मंडन के अंदर बात दी गई है। तो 10वें मंडन कब जोड़ा गया था? ऋग्वैदिक काल के लास्ट में जोड़ा गया था, ठीक है, बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। और 10वें मंडन के पुरुष सूक्त के अंदर 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है, ठीक है। किसका उल्लेख नहीं है? जाति प्रथा का तो उल्लेख नहीं है, परंतु वर्णों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि कर्म आधारित, यानी कि जो जैसा काम करेगा वो वैसा, ठीक। तो कर्म के अकॉर्डिंग जिसको जो ज़्यादा अच्छा काम करना आता है वो उस तरीके से काम कर सकता था। ये नहीं था कि जन्म जिस जाति में लिया है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्राह्मण, तो वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो यह ऐसा नहीं था कि शूद्र कैटेगरी, शूद्र वर्ण में जो आते थे वो कई बार पुराण का भी मतलब कि पढ़ सकते थे वो यानी कि, और शूद्र जो वर्ण में रहते थे वो क्षत्रिय भी बन सकते थे। तो कैसी वर्ण व्यवस्था थी? कर्म आधारित, कर्म के अकॉर्डिंग व्यवस्था थी। और महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त थी। अपन ने नाम भी पढ़ा था, तो घोषा, शिक्ता, पाला, ये इन सब महिलाओं के नाम अपन ने पढ़े। और इसमें अपन को शिक्षा का अधिकार भी था, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। इतना पढ़ लिया, तो आगे अपन चलते हैं।
इसकी मैं PDF डाल दूंगा आपको, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, ये अपन ने पढ़ लिया। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं अपन। तो घोषा अपाला जो उनका नाम है, घोषा अपाला, सिक्ता, लोपामुद्रा और विदुषी महिलाएं, और विश्पला एक कैसी महिला थी? योद्धा महिला, ठीक है। तो घोषा अपाला, सिक्ता, लोपामुद्रा, विदुषी महिलाएं थी, यानी ज्ञानवान महिलाएं, ठीक है, ठीक है। और ये मतलब कि ज्ञान में निपुण थी, ठीक है। और विश्पला एक कैसी महिला थी? योद्धा महिला थी, यानी जिसके साथ जो गलत होता था तो उसका साथ देती थी, यानी कमजोर लोगों का साथ देने वाली महिला कौन थी? विश्पला, कमजोर लोगों को साथ देने वाली महिला कौन थी? विश्पला, ठीक है। तो विश्पला एक योद्धा महिला थी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की एक महिला जिसका नाम क्या था, जो योद्धा थी, तो उस महिला का नाम ऑप्शन में दे देंगे, घोषा अपाला, सिक्ता, ठीक है। और अगला नाम विश्पला, तो विश्पला नाम आ जाएगा, ठीक है। विधवा विवाह ऋग्वैदिक काल के अंदर होते थे, ठीक है, ठीक है। और नियोग प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी, ठीक है। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या कहते थे? वहतु, ठीक है। और विवाह के समय मिलने वाले जो उपहार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वहतु। ये कई बार कई एग्जामों में, छोटे छोटे एग्जामों के अंदर पूछ लेते हैं, कई RS प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कई बार। तो विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या बोलते हैं? वहतु। और ये सारी प्रथाएं, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा पूरी तरह से बैन थी, ठीक है। और अमाजु क्या होता है? तो अमाजु होता है आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाएं, यानी एक तरीके से साध्वी। तो मतलब ये अमाजु मतलब एक तरीके से जैसे जो महिलाएं है ना, मतलब ज्ञान के लिए शादियां नहीं करती, यानी पूरी जिंदगी भर ज्ञान अर्जित करती रहती है, तो उन्हें बोलते हैं अमाजु, ठीक है। और इस ऋग्वैदिक काल के अंदर लोगों में सामाजिक असमानता भी नहीं थी, छुआछूत जैसी कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है। तो इतना अपन ने पढ़ लिया। तो इस टाइम पे अंतरजातीय विवाह, सामाजिक असमानता नहीं थी, अंतरजातीय विवाह होते थे, घरेलू दासों का प्रयोग होता था और बुद्धिमान और योद्धा इस टाइम पे थे, ठीक है। ऋग्वेद में दास और दासता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। किसका? यानी कि एक बात है कि ऋग्वेद के अंदर एक चीज़ की सबसे बड़ी बुराई थी, बस ये पॉइंट, ये एक नेगेटिव फैक्ट है। बाकी ऋग्वेद के अंदर हर एक चीज़ सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ऋग्वेद के अंदर महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी, और घरेलू जो सामाजिक मुद्दे हैं जैसे बाल विवाह है, नियोग प्रथा है, इन सारी चीज़ें प्रतिबंधित थी, ठीक है। परंतु इसके अंदर दासता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और ये फैक्ट जो अगला वाला है, ये बोगाज कोई अभिलेख, ये प्री के फैक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और RS मेंस के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में है, ठीक है। तो ये बोगेज कोई अभिलेख के अंदर दो नंबर के में आ सकता है कई बार, ये प्री मेंस के एग्जाम के अंदर। तो बोगेज कोई अभिलेख कब का है? तो बोगेज कोई अभिलेख है 1400 BC पुराना, ठीक है। 1400 BC पुराना है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये तुर्की से मिला है, ठीक है। और इसके अंदर क्या बताया गया कि जो ऋग्वैदिक काल के देवता हैं वो किस किस को माना गया है? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इसकी जानकारी किससे मिलती है कि ऋग्वैदिक काल के देवताओं की जानकारी किससे मिलती है? तो बोगाज कोई अभिलेख से मिलती है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि ऋग्वैदिक काल के देवताओं की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो कौन सा अभिलेख है? बोगाज कोई अभिलेख। कब का है? 1400 BC पुराना। और कहाँ से मिला गया है? कहाँ से मिला है? तुर्की से मिला है, ठीक है। आर्यों की धार्मिक स्थिति, तो आर्यों की धार्मिक स्थिति कैसी थी? तो आर्यों की धार्मिक स्थिति के बारे में अपन पढ़ते हैं। धार्मिक स्थिति यानी कि पूजा वगैरह किसकी करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आर्यों की स्थिति के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो आर्य जो है ना, प्राकृतिक उसके अंदर प्राकृतिक बहुदेववाद और एकादिदेववाद और एकेश्वरवाद और निर्गुण भक्ति, इन सब सारी चीज़ों के अंदर विश्वास करते थे। और एकादिदेववाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मैक्सवेल ने दिया था। यानी इसके अंदर सब कुछ आ गया धार्मिक स्थिति के अंदर, प्राकृतिक बहुदेववाद और एकादिदेववाद और एकेश्वरवाद,
और निर्गुण भक्ति यानी जो भगवान को नहीं मानते एक तरीके से, तो निर्गुण भक्ति में विश्वास भी करते थे। एकादि देववाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स मुलर ने दिया था। इनके बारे में अपन अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे कि प्राकृतिक बहुदेववाद क्या है, बहुदेववाद क्या है, एकादि देववाद क्या है, एकेश्वरवाद क्या है। फिर इनको हम पूरा एक तरीके से विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी मैं बताऊंगा, फालतू में खिचड़ी बच जाएगी, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल के अंदर जो देवता थे वो कौन कौन से थे। तो घोष प्राचीनतम देवता था, ठीक है। अब ये घोष क्या था? तो घोष क्या था? प्राचीनतम देवता, ठीक है। मतलब ऋग्वैदिक काल के देवताओं के नाम अपन पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे कौन कौन से देवता थे। तो घोष कैसा था? सबसे प्राचीनतम देवता कौन था? घोष। और इंद्र ऋग्वैदिक काल के अंदर सबसे प्राचीनतम देवता था घोष। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता था ऋग्वैदिक काल के अंदर। अग्नि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था, ठीक है। उसके बाद आगे अपन पढ़े, तो आगे अपन स्टडी करते हैं। तो आगे अपन चलते हैं। घोष प्राचीनतम देवता, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता था ऋग्वैदिक काल के अंदर। अग्नि सबसे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था ऋग्वैदिक काल का। अग्नि को सबसे मध्यस्थ माना गया है। वरुण तीसरा सबसे प्रमुख देवता था, ठीक है। और वरुण को किसका नियामक बताया गया है? तो वरुण को ऋत का नियामक बताया गया है। ऋत का नियामक किसे बताया गया है? तो वरुण के अंदर वरुण को बताया गया है। मैं जिस भी मतलब पॉइंट के आगे अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अग्नि की सबसे मध्यस्थ माना गया अग्नि को सब देवताओं का। और वरुण सबसे प्रमुख देवता था तीसरा, ठीक है। वरुण को क्या माना, किसका नियामक माना गया है? ऋत का। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब किस ऋग्वैदिक काल के किस देवता को ऋत का नियामक माना गया है? तो वरुण, ठीक। इस जगत की भौतिक नैतिक कर्मकांडीय व्यवस्था को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋत। यानी भौतिक नैतिक, ये मेंस के लिए डेफिनेशन के हिसाब से दो नंबर में से पूछा जा सकता है कई बार, ठीक है। तो जो मतलब क्या ऋत की डेफिनेशन क्या है? तो इस जगत की भौतिक नैतिक और कर्मकांडीय व्यवस्था को क्या ऋग्वेद में क्या बोला गया है? ऋत, ठीक है। और वरुण को क्या बताया गया है? 1000 सोने के स्तंभों में महल में रहने वाले को क्या बोला गया है? तो उसको बोला गया वरुण, ठीक है। तो वरुण को 1000 स्तंभों में सोने के स्तंभों में वाले महल में रहने वाले बताया गया है। किसको? वरुण को। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस ऋग्वैदिक काल के किस देवता को 1000 सोने के स्तंभों वाले महल में रहने वाला बताया गया? तो वरुण को बताया गया, ठीक है। तो अगला अपन पढ़ते हैं पूषण। तो पूषण क्या था? तो पशुओं के देवता, ऋग्वैदिक काल के अंदर पशुओं का जो देवता था वो कौन था? पूषण, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे, ठीक है। इतना अपन ने पढ़ा। ये अलग फैक्ट थे कि कौन कौन से देवता थे। तो घोष, इंद्र, अग्नि, वरुण और पूषण। तो घोष क्या था? प्राचीनतम देवता। इंद्र क्या था? सबसे महत्वपूर्ण देवता था ऋग्वैदिक काल का। अग्नि क्या था? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था, ठीक है। और अग्नि को क्या बताया? मध्यस्थ को बताया गया, ठीक है। उसके बाद वरुण क्या था? वरुण तीसरा सबसे प्रमुख देवता था। और ऋत का नियामक। ऋत क्या होता है? तो भौतिक नैतिक और कर्मकांडीय व्यवस्था को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? ऋत। और वरुण के क्या बताया गया? तो 1000 सोने के स्तंभों में रहने वाले महल में बताया गया वरुण को, ठीक है। और पूषण क्या है? पशुओं का देवता। पूषण पैसे पशुओं का देवता, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल के अंदर अब ये इतने फैक्ट अपने कंप्लीट हुए। तो अपन आगे पढ़ते हैं, थोड़े बहुत फैक्ट बचे हैं बस। तो ऋग्वेद के अंदर है ना, जो आर्य क्या करते थे? यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। यानी इसका मतलब ये था कि उस टाइम के लोग विकसित भी थे, यानी कि एक तरीके से डेवलप थे। तो हम कह सकते हैं कि आर्य उस टाइम यज्ञ करते थे। यज्ञों की शुरुआत कब से हुई थी? तो ऋग्वैदिक काल से यज्ञ स्टार्ट होना प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। अब वे योग और ध्यान करते थे, ठीक है। क्या करते थे? योग व ध्यान करते थे। जादू टोटके में विश्वास करते थे। अब एक बात बताओ, जो आदमी धार्मिक होंगे, जो लोग धार्मिक होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि जादू टोटके में विश्वास भी करेंगे, तभी तो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह कर रहे हैं। और योग और ध्यान का ज्ञान भी उन लोगों को था। और तो मूर्ति पूजा में भी और मंदिरों के साक्ष्य वहाँ से नहीं प्राप्त हुए। बस ये इस फैक्ट से अपन को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको स्टार लगा लो। तो ऋग्वेद के अंदर यज्ञ अनुष्ठान
की भी जानकारी मिलती है अपन को, और योग व ध्यान की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। और जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे, इस बात की भी जानकारी मिलती है। बस हमें किस बात के साक्ष्य नहीं मिले, तो मूर्ति पूजा और मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। तो कई बार एग्जाम में ये आ सकता है कि ऐसा फैक्ट कि ऋग्वेद के अंदर कि मूर्ति पूजा और मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, तो मतलब सत्य और असत्य कथन के अंदर आ जाएगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा कि यानी कि मूर्ति पूजा और मंदिरों के साक्ष्य वहाँ से प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। तो इतने अपने फैक्ट क्लियर हुए। तो आज का अपना ऋग्वैदिक काल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। तो वैदिक काल का जो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक तो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, जिसमें से हमने क्या पढ़ लिया, ऋग्वैदिक काल, ठीक है। अब अपन कल पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।